नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चलेंगे हड़प्पा संस्कृति की ओर और ये हमारी दूसरी वीडियो है इतिहास के सीरीज़ में। तो चलिए चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो जो पहला लाइन है वो यहाँ से शुरू होता है। सिंधु सभ्यता, यानी कि जो जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार जो है खोज हुई थी इस सभ्यता की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने। हाल के शोधों में इसका काल 3500 ईसा पूर्व माना जाने लगा है, लेकिन आमतौर पे जो है ये जो ईस्वी है वो नहीं माना जाता है। आगे हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। प्रागैतिहासिक हम लोग पहले जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें देखे कि जिसका कोई लिखित इतिहास न मिले वो प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसकी नींव लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पड़ी। तब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जो डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे। उन्हीं के समय राखलादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। हड़प्पा की खोज हुई 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में राखलादास बनर्जी के द्वारा। आगे चलते हैं। यह सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता या केवल सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभ्यता है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे में इसकी बहुत सारी जो प्रमुख स्थल है वो मिली है। आगे चलते हैं। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो जैसे ताम्र काल के बाद में कांसा का विकास हुआ, और जैसा कि आपको पता है कि कॉपर जो चालकोलिथिक एज था उसके बाद में कॉपर और टीन मिलाकर तांबा का जो है विकास किया गया। तो इसे कांसा का विकास किया गया, इसीलिए इसे कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है कि ये जो काल था वहाँ पर नगरों की विकास हुई थी और ये ग्रामीण सभ्यता नहीं था, ये नगरीय सभ्यता था, ऐसा कहा जाता है। कालक्रम या काल निर्धारण जो है बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है इसको लेकर। तो आइए देखते हैं। तो लिपि न पढ़े जाने के कारण मेसोपोटामिया में मिले ऊर और कीस स्थलों पर हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया काल निर्धारण। चूँकि अभी तक जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो लिपि है वो नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए समकालीन जो उस समय की मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर ऊर और कीस स्थलों पर जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा का मुद्रा, उस आधार पर इसकी काल निर्धारण की जाती है। तो मेसोपोटामिया की कौन सी दो स्थल है? ऊर और कीस स्थल। पूर्व हड़प्पाई चरण माना जाता है 3500 से 2600 ईसा पूर्व, और परिपक्व हड़प्पाई चरण जो माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और उत्तर जो हड़प्पाई माना जाता है वो 1900 से 1300। लेकिन ये इसमें भी विरोधाभास है। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य समय है जो बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, जो कि ये सर्वाधिक मान्य समय है। यदि कोई सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मान्य समय क्या है, काल क्या है, तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। विद्वानों का मत जो है अगर उसको हम लोग देखते हैं तो सर मार्टिमर व्हीलर जो हैं वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व कहते हैं। डीपी अग्रवाल जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व कहते हैं। जॉन मार्शल जो हैं 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कहते हैं। मैके जो हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व कहते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जो डीपी अग्रवाल है उनका सर्वाधिक मान्य समय देखा जा सकता है। सर्वाधिक मान्य समय के नज़दीक हैं ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पर हाँ ये पेन है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन से लोग थे? तो कौन कौन सा जो प्रजाति था
जाति था जो इसको इसके निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक है प्रोटोस्लॉयड। सिंधु आने वाली प्रथम जनजाति थी। वर्तमान में मध्य भारत की अनुसूचित जाति और जनजाति जो है वो प्रोटोस्लॉयड है। जो ज़्यादातर जो यहाँ की आदिवासी जनजाति है और जो अनुसूचित जाति है उसमें प्रोटोस्लॉयड आते हैं। भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरेनियन ओशियन के आसपास से जो लोग आए थे, दक्षिण भारतीय जो पॉपुलेशन है उसमें भूमध्य सागरीय का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मंगोलॉयड जो उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं, और अल्पाइन जो सिंध, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, तमिलनाडु में वर्तमान समय में रहते हैं। इन्होंने मिलकर इन चारों ने मिलकर इस सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। आइए आगे चलते हैं। विदेशी उद्भव के मत। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उद्भव के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो विदेशी उद्भव मानते हैं मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और डीडी कौशाम्बी। इनके अनुसार मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता इसके लिए जिम्मेवार थी। स्वदेशी उद्भव का मत जो है वो है फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आल्विन दंपति, एसआर राव, डीपी अग्रवाल। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता ईरानी, बलूच तथा भारतीय स्थानीय सभ्यताओं से हुआ है। सोथी संस्कृति से उद्भव मानते हैं अमलानंद घोष। तो अगर सवाल आता है कि सोथी संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कौन मानता है, कौन सा विद्वान, तो अमलानंद घोष। बाकी बात आप देख सकते हैं कि अमलानंद घोष और आल्विन दंपति इसीलिए इसे भारतीय जो है कल्चर से निकला हुआ मानते हैं। डीपी अग्रवाल भी इसमें शामिल हैं। विस्तार क्या था? विस्तार आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं हम लोग। अब विस्तार देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उत्तर, ये उत्तर का क्षेत्र है, तो उत्तर में जो है जम्मू का मांडा, दक्षिण में जो है दैमाबाद महाराष्ट्र का, पूरब में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, और पश्चिम में जो है सूद कांगेडोर बलूचिस्तान का। ये सिंधु सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता का विस्तार था। 1400 बस्तियाँ मिली हैं जो इससे जुड़ा हुआ विशेष और बिंदु है। 925 भारत में है और 475 जो है पाकिस्तान में है। मुंडीगाक और शुरतुघई ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। दो मुंडीगाक और शुरतुघई ये अफगानिस्तान में मिले दो स्थल हैं, सिर्फ दो ही स्थल मिले हैं, मुंडीगाक और शुरतुघई। सूद कांगेडोर जो है वो दक्षिण बलूचिस्तान में है। सोतकाकोट, डाबरकोट और बालाकोट ये भी जो है बलूचिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चंदुहड़ो, जुडेर जोदड़ो, ये जिसमें भी जोदड़ो लगा है, दड़ो लगा है, ये सारे सिंध के हैं। और आमिर कोटजी और अली मुराद भी सिंध के हैं। मितावल, बनवाली, बखावली, मिताथल, शिशवल, बालू ये जो हैं हरियाणा के हैं। कालीबंगा, गंगानगर राजस्थान का है। ये कालीबंगा को आगे हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से। राखीगढ़ी जो है वो है सबसे बड़ा स्थल भारत का, ये है हरियाणा में। आलमगीरपुर, हिंडन नदी ये जो है उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में। बड़ा गांव हुलास ये भी उत्तर प्रदेश में है। देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास, कुंतेसी, मेघम और शिकारपुर ये जो स्थल हैं, इसमें धौलापुरा और सुरकोटदा को हम लोग देखेंगे, रंगपुर और लोथल को भी देखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ये सारे गुजरात के हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र का है और दैमाबाद जो है दक्षिणी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु लिपि कांसे का रथ चलाता नग्न पुरुष यहाँ पर मिला है। कांसे का रथ चलाता छोटा सा खिलौना टाइप का है बना हुआ कांसा का, वो है नग्न पुरुष यहाँ पर मिला है। एनसीईआरटी की किताब में आप देख सकते हैं, उसमें पिक्चर भी है, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं उस पिक्चर को। इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अभी 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में है भारत का। तो भारत का लगभग कह सकते हैं कि एक तिहाई अगर बोला जाएगा तो हो जाएगा, हाँ, एक तिहाई से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है भारत के, लगभग एक तिहाई से ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उसमें ये सभ्यता फैली हुई थी। नगर योजना किस तरह का था सिंधु घाटी सभ्यता का था? तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे समकोण पर काटती थी, ठीक है।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा के पश्चिम में यानी कि वेस्टर्न साइड में ऊंचा आयताकार टीला मिला है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, इसके पश्चिम में जो है ऊंच आयताकार टीला मिला है। लिकावट का सबसे बड़ा जो तख्ती है वो धौलावीरा में मिला है। तो ये सवाल पूछता है कि लिकावट का सबसे बड़ा जो तख्ती है वो कहाँ मिला है? धौलावीरा, वहाँ पर स्टेडियम भी मिला है। हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर और विशिष्टता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। हड़प्पा जो है पंजाब का माटगोमरी जिला रावी नदी के तट पे है, जहाँ पर प्रथम खुदाई की गई। खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी है 1921 ईस्वी, और 150 हेक्टेयर में बसा दूसरा बड़ा स्थल है। ये सबसे बड़ा, सबसे पहले इसको खोजा गया था, ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो के बाद। यहाँ से और क्या क्या मिला है? अनागार, अनाज कूटने के लिए चबूतरा, कब्रिस्तान R37, समाधि H यहाँ से जो है मिला है, यानी कि हड़प्पा से समाधि H और कब्रिस्तान R37, ये याद रखना है, ये यहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर बसा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है। इसका है 250 हेक्टेयर, ठीक है, इसका जो है 250 हेक्टेयर है, और हड़प्पा सभ्यता का था 150 हेक्टेयर। तो ये सबसे बड़ा स्थल है। खोजकर्ता राखलादास बनर्जी 1922 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, राखलादास बनर्जी ने, और दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। स्नानागार जो मिला है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो 18x7x2.43, ये मतलब ये जो है इस तरह से है आयताकार, ये घनाभीय रूप से ये दिया हुआ है डेटा घनाभ का, क्यूबॉइड का, साइज़ का। अनागार जो है ये बहुत बड़ा था यहाँ का, वह है 45x15, ये सबसे बड़ा अनागार ही है। और इसके अतिरिक्त जो है सभा भवन है, ये 27x27 है। पुरोहित जो आवास है वह 70x24 मीटर का बड़ा सा आवास जो है यहाँ पर मिला है मोहनजोदड़ो में। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। इसमें स्नानागार पूछता है ज़्यादातर कि स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आगे चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है, हड़प्पा जो है पंजाब में है, मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है। दोनों के बीच की दूरी जो अगर पूछेगा तो ये है 482 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पे हैं। अब चलते हैं चनहुदड़ो जो साइट है, जो मोहनजोदड़ो के अंदर में आता है, नज़दीक है सिंध में। इसका खोज किया था NG मजूमदार ने 1931 में। सिंधु नदी के बाएं तट पर है। अगर ऐसे सिंधु नदी जा रहा है तो इस साइड में है ये चनहुदड़ो। यहाँ पर क्या मिला है विशेष? यहाँ पर है ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कूते के पंजे का निशान। तो अगर पूछा जाएगा कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कूतों के पंजों का निशान कहाँ मिला है, तो चनहुदड़ो में मिला है। अब चलते हैं लोथल, जो कि बहुत ही विशिष्ट है। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है इसको। ये भोगवा नदी के किनारे है। तो लो और भो, लो भो, ये है लो और भो। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। SR राव ने इसका जो है खोज किया था। यहाँ पर 3 युग्मित समाधियाँ, यानी कि कपल, जो 3 कपल जो है यहाँ पर समाधि मिला है। गोदीबाड़ा भी यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है अग्निकुंड है। तो ये यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है। कालीबंगा जो है उसको बोला जाता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, और ये जो है राजस्थान में मिला है, घग्गर नदी के किनारे है। पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। राजस्थान का एकमात्र साइट है ये। जूते हुए खेतों का साक्ष्य, डबल पेयर में जूता हुआ खेत है, यानी कि 2-2 फसल लगाया जाता था, ऐसा अनुमान है। तो जूते हुए खेतों का साक्ष्य। युगल समाधान, यानी कि यहाँ पर भी स्त्री और पुरुष दोनों का समाधान है। अंडाकार कब्र, खोपड़ी में 6 छिद्र के कारण शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना सर्जरी का साक्ष्य क्या है भारत में, तो यही है, खोपड़ी का 6 गो छिद्र है खोपड़ी में, ये जो है कालीबंगा में मिला है। तो शल्य क्रिया का ये जो है सबसे पुराना साक्ष्य है।
बनावली जो है, बनावली को चलते हैं देखते हैं। बनवाली, बनवाली जो है हरियाणा में है। ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है। हिसार जिला में RS बिष्ट ने 1974 में किया था। ज़्यादातर जो हरियाणा का खोज है स्थलों का RS बिष्ट ने किया है। यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है, जौ मिला है, अग्निवेदी मिला है, अर्धवृत्ताकार ढांचा मिला है जो संभवतः मंदिर का प्रतीत होता है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं है इस बारे में। संभवतः इसीलिए लिखा हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है पूरी तरीके से। धौलावीरा अगर स्थल देखते हैं तो ये गुजरात में है। यहाँ पर जो है इसका धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौला का मतलब होता है धौला का मतलब होता है सफ़ेद, वीरा का मतलब होता है कुआं। धौलावीरा KP जोशी खोज किया था। KP जोशी ने खोज किया था 1967-68 में, 1967-68 में। यहाँ पर धौलावीरा में क्या क्या मिला है देखते हैं। घोड़े का अवशेष मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो है, अभी जैसे गुजरात में बहुत बड़ा स्टेडियम भी नरेंद्र मोदी के नाम से बना है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये भी धौलावीरा में पुराना स्टेडियम मिला है। विशाल जलाशय है। जल संरक्षण की पुरानी तकनीक जो है पहली बार धौलावीरा में ही मिला था। और बड़े अक्षरों का एक साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड आप जानते हैं, तख्ता जिस पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, तो ये जो साइन बोर्ड है वो भी पहली बार धौलावीरा में ही मिला है। नवसारो जो है वो बलूचिस्तान में है। यहाँ से सिंदूर भरा बांग, ये सिंदूर भरा मांग। हिंगलाज भवानी का जो मंदिर है वो भी बलूचिस्तान में है। और हिंगलाज का मतलब होता है, हिंगलाज जो देवी हैं उनका मतलब होता है सिंदूर, सिंदूर उसका मतलब होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि बलूचिस्तान में एक नौसारो जगह है, वहाँ पर सिंदूर भरा मांग मिला है। रोपड़ जो है पंजाब में है। यहाँ पर मनुष्य के साथ पालतू कूते का दफनाना मिला है। और इसी तरह का पालतू कूता को पुराने टाइम में दफनाया गया था बुरझोम में, प्रागैतिहासिक काल में। तो आप देख सकते हैं बुरझोम में जो है दफनाया गया है कुत्ता को और व्यक्ति को। यहाँ भी रोपड़ में भी इसी तरह का साक्ष्य मिला है। सूरकोटदा गुजरात का कच्छ जिला है। यहाँ पर घोड़े के अस्थि का पंजर, तो घोड़े के अस्थि का पंजर का निशान कहाँ मिला है, तो सूरकोटदा में। और ये सबसे नवीन जो है शव विसर्जन का जो है साक्ष्य है सूरकोटदा में ही। सिंधु सभ्यता की जो सांस्कृतिक विशेषता है वो क्या थी, आइए देखते हैं। इसको माना जाता है कि संभवतः जो शासन है वो वणिक वर्ग, यानी कि जो कॉमर्शियल चीज़ों से जो जुड़े हुए लोग थे, जो ट्रेडर थे, उनके हाथ में जो है शासन था, ऐसा RS शर्मा का कहना है। दुर्ग में बड़े लोग और निचले भाग में देखिए एक अपर एक होता था, मतलब साइटेडल उसको बोला जाता था, वो वहाँ पर बड़े लोग रहते थे। और एक नीचे में एक जगह होता था बहुत बड़ा, वहाँ पर श्रमिक लोग निवास करते थे। तो ये जो है उनकी जो है सोशल, इस तरीके से उनका सोशल स्ट्रक्चर था, कह सकते हैं। स्त्रियों की दशा क्या थी, तो नारी मृण मूर्तियों के कारण मातृ प्रधान समाज, यानी कि बहुत सारा जो टेराकोटा मिट्टी का जो मूर्ति मिला है वो नारियों का है, इसलिए माना जाता है कि मातृ प्रधान जो है समाज थी। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युगल समाधान, यानी कि कपल जो है उनका 100 मिला है एक साथ में, के कारण सती प्रथा का अनुमान। तो जब एक साथ में कपल का अगर मिल रहा है 100, तो इससे ज्ञात होता है कि हो सकता है कि सती भी करते होंगे लोग। ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ हो और दोनों साथ में जो है डेथ कर गए हो पति पत्नी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 जो है युगल समाधान मिलने से, 100 मिलने से साथ में पति पत्नी का या लड़का लड़की का, कि सती जो है प्रथा का प्रचलन हो सकता है। आर्थिक जीवन जो है वो कैसा था, आइए देखते हैं। रबी फसल की प्रधानता थी, मतलब कि गेहूँ और जौ वगैरह का उपजाना ज़्यादा था। मोहनजोदड़ो जो है बनवाली से मिट्टी के खिलौने, मोहनजोदड़ो का जो है बनवाली से मिट्टी का खिलौने मिला है। और चोलिस्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है उसको चोलिस्तान बोलते हैं। लोथल से चावल के अवशेष मिला है और रंगपुर से धान का भूसी। तो पूछेगा कि लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से चावल, यानी कि गुजरात से चावल का अवशेष मिला है बहुत पुराना। और रंगपुर से, गुजरात के ही रंगपुर से, अहमदाबाद के रंगपुर से धान का भूसी मिला है, यानी कि चावल और धान का भूसी का एक साक्ष्य यहाँ मिला है। और प्रागैतिहासिक काल में कोलडीहवा से मिला था, जो कि इलाहाबाद पुराना माना जाता है।
और लहुरा देव को आजकल माना जा रहा है जो उत्तराखंड से मिलता है चावल का साक्ष्य। संसार भर में कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है कपास की खेती का, क्योंकि यहाँ पर जो है काली मिट्टी है और काली मिट्टी के कारण जो है यहाँ पर खेती कपास की पुराने टाइम से होती है। तो खेती का जो है कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, लोथल से, गुजरात से। लोथल से आटा पीसने की 2 पाट पत्थर के भी मिले हैं, 2 पाट मिले हैं पत्थर के, 2 पाट जिनसे आटा पीसा जाता था। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो है गेहूं का उत्पादन होता होगा अच्छा मात्रा में, या जौ का। पशुपालन आइए देखते हैं। तो घोड़े के अतिरिक्त सभी पशुओं का पालना, आप देख सकते हैं कि सूरकोटदा में जो है कहा जा रहा है कि घोड़े का जो है हड्डी मिला है। तो लेकिन घोड़े का हड्डी तो मिला है, लेकिन वो पालते थे घोड़ा या वाकई में यहीं का घोड़ा था, या ये इस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसलिए घोड़ा का जो अस्तित्व है वो स्वीकार नहीं किया गया है। तो सभी पशुओं का पालन होता था जो घोड़े को छोड़कर। सूत गोत्ता से घोड़े का अस्थिपंजर तो जरूर मिला है, राणा गुंडई से घोड़े का दांत भी मिला है। ठीक है, लेकिन घोड़े के बारे में पूरी कन्फर्मेशन नहीं है कि यहीं का जो है लोग पालते थे या फिर यहाँ पे उनका खासा अस्तित्व था, क्योंकि और जगह पे ऐसा कुछ मिला नहीं है। ऊँट का हड्डी मिला है, लेकिन मुद्राओं पर चित्र नहीं है। घोड़े के जैसा जो है ऊँट का भी हड्डी मिला है, तो हड्डी तो मिला है लेकिन मुद्राओं पर चित्र नहीं है, इसीलिए ऊँट को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं है। यही बात घोड़े के साथ भी है, आप देख ही सकते हैं। शिल्प और उद्योग धंधा क्या था? तो मोहनजोदड़ो में तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा, सूती धागा, ये सब मिला है। तो सूती कपड़ा, सूती धागा तो गुजरात के आसपास में ही मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि मोहनजोदड़ो में ही ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि गुजरात में ही होता है कपास की खेती पुराने टाइम से। कालीबंगा में सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। राजपूतों का जगह है राजस्थान, तो आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे उस्तरा और तलवार जो है काफ़ी मात्रा में रहता होगा। तो पुराने टाइम में भी जो है कालीबंगा में वहाँ से उस्तरा मिला है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तांबा जो है खेतड़ी, ये पुराना स्थल है, ये तो प्रागैतिहासिक काल के बाद से ही ये चर्चा में रहा। तांबा वहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया नवपाषाणिक काल में। तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से मिला। टीन आयात जो है अफ़गानिस्तान से होता था, और दोनों को, तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता था। तो तांबा खेतड़ी और टीन जो है अफ़गानिस्तान से। चनहुदड़ो तथा लोथल से मनका का कारखाना मिला है। तो याद रखना है कि सिंध के लोग जो हैं मनका बहुत पहनते हैं, चनहुदड़ो और लोथल के लोग, गुजरात के लोग मनका बहुत पहनते हैं। लाजवर्द मणि और चांदी अफ़गानिस्तान से आयातित होता है। तो मणि वगैरह के बारे में जो मुख्य जो जानकारी है वो लाजवर्द मणि और चांदी वगैरह वो अफ़गानिस्तान से ही आयातित होती थी। बहरीन जो था वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता था। जो आजकल का जो बहरीन है वो टापुओं का जो जगह है, देश है। तो सिंधु मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक बिचौलिया का काम करता था। ठीक है, ब्रोकर था। और मेसोपोटामिया से आयातित जो है क्लोराइट प्रस्तर का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से जो आयातित होता था क्लोराइट प्रस्तर का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है माना जाता है कि समकालीन है, कंटेम्पररी है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले हैं। मेसोपोटामिया में जो बनाया गया था मनका वगैरह वो हड़प्पा से मिला है, पंजाब के आसपास से। सर्वप्रथम लिखने की कला जो है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, वो सुमेरियन सभ्यता की देन है। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लिखने की जो देन है, कला की देन, वो किसके द्वारा जो है शुरू की गई? तो वो है सुमेरियन सभ्यता की देन है। मेलुहा सिंधु का प्राचीन नाम है। मेलुहा जो है एक अमीश त्रिपाठी का किताब भी है। तो ये सिंधु की कहानियाँ हैं, सिंधु नदी की, उस टाइम के शिव के और ये सब चीज़ों का जो जिक्र है प्राचीन काल का, वो कहानी उसमें मिल सकता है। तो मेलुहा जो है सिंधु का प्राचीन नाम है। बहरीन को ढिलमुन, सूर्योदय, साफ सुथरा नगर, हाथियों का देश कहा जाता था। तो सूर्योदय या साफ सुथरा नगर या हाथियों का देश किसे कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में? तो बहरीन के ढिलमुन को, बहरीन को ही ढिलमुन भी कहा जाता था। तो ढिलमुन अगर आता है कि ढिलमुन
किस देश का नाम था पुराना, तो वो था बहरीन का। सुमेरियन अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है ये सारी चीज़ें। धातु की जो मूर्तियां हैं आइए उसको देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो है नर्तकी मिली है, नृत्यांगनाएं जो हैं गुजरात की और सिंध की, ये फेमस हैं। तो पुराने टाइम में जो है लंबी नर्तकी की सबसे बड़ी जो मूर्ति मिली है 11.5 सेंटीमीटर का, वो जो है नर्तकी कांसा की कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो की। ये क्वेश्चन आता है। जनहुदड़ो से बैलगाड़ी, जनहुदड़ो से अब सिंधी लोग जो हैं गुजराती लोग बैल भी ऐसे ऐसे हाँकते होंगे, जाहिर सी बात है कि खेती वहाँ पे धान का भूसी मिल रहा है, धान मिल रहा है। कालीबंगा से तांबे का वृषभ, ठीक है, तो कालीबंगा से तांबे का वृषभ यानी कि सांड। लोथल से तांबा का कुत्ता, लोथल में जो है जानवर वगैरह का बहुत सारा जिक्र आ गया, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली का पंजा का निशान है कि ऐसे दौड़ रहा है कुत्ता, कुत्ता जो है बिल्ली को दौड़ा रहा है, ये सब चीज़। दैमाबाद से रथ चलाता नग्न पुरुष है, ये कांसा का मिला है। ये कुछ धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। धातु की मूर्तियाँ फिर से देखते हैं। मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति, चनहुदड़ो से बैलगाड़ी, ये सब धातु का मिला है। कालीबंगा से तांबे का वृषभ मिला है, सांड जो है राजस्थानी सांड। लोथल से तांबे का कुत्ता मिला है, वहाँ पर कुत्ता बिल्ली ये सब चीज़ मिलते रहता था लोथल से। दैमाबाद से रथ चलाता नग्न पुरुष मिला है। मुहरे जो है अगर देखा जाए तो सेलखड़ी जिसको अस्टेटाइट कहते हैं उससे निर्मित है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मुहरे किस चीज़ से निर्मित थी, कांसे की थी, चांदी की थी, तांबे की थी, तो नहीं भैया, ये अस्टेटाइट की थी, सेलखड़ी की बनाई जाती थी जो है मुहरे जो है, पंचमार्क जिसको बोलते हैं। ऋषि पशु कुब्बड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा मुहरों पर जो है अंकित होता था। फिर से देखिए, श्रृंगी पशु कुब्बड़ वाला बैल, इसको शुद्ध, ये इन चीज़ों को जो है पवित्र माना जाता था। हाथी और भैंसा, तो इसको जो है मुहरों पर अंकित किया जाता था। एक पेज और है, आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, लास्ट है ये। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति शिव की मुहर जो है प्राप्त होती है। इसके दाहिने हाथ जो है वह हाथी और बाघ, और बाएं में गैंडा और भैंसा। तो बा हा, इसको याद रख सकते हैं। हा बा गै भै, आ रहा है, हाथी और बाघ में आ रहा है, और गै में ऐ आ रहा है ऐकार, और भय में भी ऐकार आ रहा है। तो बाएं साइड में जो है गैब है और दाएं साइड में जो है हाथी और बाघ, ठीक है। तो हा बा और गैब हैं, ये जो है याद रखने के लिए है। तो हाथी बाघ और गैंडा भैंसा यहाँ पर मुहर पे मिलता है। अब आ जाएगा कि घोड़ा मिलता है क्या मुहर पे, तो नहीं मिलता है। पीपल का पत्ता मिलता है क्या, तो नहीं मिलता है। इसके बाद में ऊँट मिलता है क्या, तो नहीं मिलता है मुहर पे। मार्शल ने इसे ही शिव का आदि रूप कहा है। जो पशुपति शिव जो है मिला है एक मूर्ति, उसको शिव का आदि रूप कहा है, ये मार्शल ने कहा है। मृदभांड जो है मिट्टी के बने हुए। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़ी हुई चिड़िया और नीचे लोमड़ी का चित्र है। यह बहुत ही फेमस स्टोरी है पंचतंत्र के चलाक लोमड़ी का। पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने, और दुनिया के सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित होने वाला एक बुक ये भी है। राजा के बेटे को शिक्षा देने के लिए इन्होंने लिखा था। तो एक मुंह में मछली पकड़ी हुई है चिड़िया और नीचे लोमड़ी है, वो कहानी आप जानते ही होंगे। तो ये जो है लोथल से मिला है। तो लोथल में जो है जानवर की कहानी, जानवर ये सब मिल रहे हैं, बार बार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक CAPF में आया भी था, UPSC का क्वेश्चन है कि टोटल कितने जो है चित्राक्षर मिले हैं, लिपि जो है उसके कितने से जो है शब्द नहीं कहेंगे, इसको अक्षर बोलेंगे, कितने अक्षर मिले हैं। तो ये 400 से 500 चित्राक्षर मिले हैं। अक्षर कितने हैं, 400 से 500। तो 400 अगर भी दे रहा है CAPF UPSC में 400 दिया था, तो 400 सही था। सबसे ज़्यादा यू अक्षर प्राप्त जो हुआ है यहाँ से हुआ है, यू टाइप का जो लेटर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला है। तो पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा टाइप का अक्षर मिला है, U, L, V, W, तो सबसे ज़्यादा U। जीवम मछली का चित्र सबसे अधिक है। मछली भाई बहुत, मतलब मछली जो है बहुत पसंद था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लिपि जो है
दाईं से बाईं ऐसे लिखी जाती थी, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको बोलते हैं बूस्ट्रोफेडन, यानी कि गोमुद्रिका पद्धति। तो कैसी लिपि थी? पूछ देगा कि प्राकृत थी क्या, पाली थी क्या, देवनागरिक थी क्या, और बहुत सारा है, बाहर का भी सुमेरियन का है, फिर और बहुत सारा लिपि, अरमाइक वगैरह। तो वो नहीं था, अरमाइक भी नहीं था, ये था बूस्ट्रोफेडन लिपि। ये है गोमुद्रिका लिपि बोलते हैं हिंदी में, बूस्ट्रोफेडन बोलते हैं, आमतौर पे बूस्ट्रोफेडन ही आता है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं, देखिए ऐसे, बाईं से दाईं, तो दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, ऐसे इस तरह से लिखा जाता था लाइन में। धार्मिक जीवन कैसा था? तो परम पुरुष जो है और परम नारी में विश्वास करते थे लोग, ईश्वर में विश्वास था, कर्मकांडी थे, द्वंद्वात्मक कर्मवाद था, यह धार्मिक जीवन था। मातृदेवी की पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त मुहर में स्त्री का गर्भ से निकलता पौधा, ये कहाँ पे मिला है? पंजाब में। कहाँ मिला है? पंजाब, हड़प्पा में। हरा भरा पौधा मिला है, ह से हड़प्पा, ह से हरा भरा पौधा कहाँ से निकलता हुआ? स्त्री के गर्भ से। ठीक है, तो ये हड़प्पा से मिला है। संभवतः यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह मिस्र के लोग नील नदी, नली लिखा हुआ है, नील होगा, नील नदी की देवी आइसिस का पूजा करते थे। तो नील नदी की देवी कौन थी? आइसिस थी। इसी तरीके से मिस्र में भी पूजा होता था। लिंग और योनि का अगर जिक्र करते हैं तो लिंग और योनि की पूजा होती थी। कालीबांगा की पट्टिका में लिंग और योनि का जो है प्रतीक मिला है, इसीलिए ज्ञात होता है कि लिंग और योनि की भी पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण है? तो कुछ संभावित कारण, संभावित है, ये स्पष्ट नहीं है। बाढ़ का कारण जो है मार्शल और मैके ने दिया। आर्यों का आक्रमण, जो कि मीथ आजकल बोला जा रहा है, व्हीलर चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और मैके, पीगट ने दिया है। बाढ़ का कारण मार्शल मैके ने दिया है। अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी नर कंकाल में मलेरिया जैसे रोग से ग्रस्त पाया, यानी कि उनका कहना था कि किसी तरह का एपिडेमिक फैल गया था, क्षय रोग वगैरह फैल गया था, जिसके कारण ऐसा हुआ, ये कैनेडी का कहना है। जलवायु परिवर्तन मानते हैं ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष की। पानी जो है, बारिश जो है धीरे धीरे कम होता चला गया और अब मूव करता चला गया, जलवायु जो है, इस कारण से वहाँ से लोग जो है मूव कर गए धीरे धीरे। भूतात्विक परिवर्तन या नदियों का रास्ता परिवर्तन भी कहा गया है, जैसे कि अभी सरस्वती नदी जो है नीचे से बहती है, ऐसा कहा जाता है। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, तो ये है एम.आर. साहनी के ने ये कहा है, और R.L. रिक्स डेल्स इन लोगों ने कहा है। विदेशी व्यापार में गतिरोध W.F. अल्ब्राइट ने कहा है 1995 में। आर्थिक ढांचा का लड़खड़ाना, ऐसा उन्होंने कहा है W.F. अल्ब्राइट ने। अदृश्य गाज के कारण, ये रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने कहा है। अदृश्य गाज मतलब माना है कि ऊपर से कुछ क्षुद्रग्रह टाइप का, एस्टेरॉयड टाइप का गिर गया वहाँ पर, और वो जो है ख़त्म हो गया, या वहाँ पर किसी तरीके का टेम्परेचर का कुछ गिर गया, 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊर्जा का जो है कुछ ऊपर से गिर गया आसमान से, और वो जो है पूरी की पूरी सभ्यता जो है ख़त्म हो गई। तो ये कुछ संभावनाएं हैं। इसी का साथ ये जो है अभी फ़िलहाल इतना हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, और आगे मैं देखता हूँ जैसे मुझे समय मिलता है, मैं और इससे जुड़ा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से और जो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा तथ्य है, उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। धन्यवाद।